नमस्कार, मैं हूं निर्देशक राव और मेरे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। तो होपफुली आप सब लोग वीडियो देख चुके हैं मेरी गली की। देव नेक्स्ट लेवल का गाना आया है, हमने शूट किया उसको, VFX उसके अंदर किया हुआ है। अगर आप वीडियो देख चुके हैं और मेकिंग देखने आए हैं तो ग्रेट, और अगर आप वीडियो नहीं देख चुके हैं तो यहाँ पर ऊपर मैंने आई बटन में लिंक दिया हुआ है। डेफिनेटली जाकर के उनके चैनल के ऊपर पहले चेक कीजिए वीडियो, उसके बाद आकर के ये मेकिंग उसकी आप देख सकते हैं। शुरू करने से पहले क्विकली आपको अपने सोशल मीडिया के लिंक्स दिखा देता हूँ। इंस्टाग्राम पर /निर्देशक राव पे जाके मेरा इंस्टा पेज है, इसको आप लाइक कीजिए। यहाँ पर कोई भी सवाल हो तो मुझे मैसेज कर सकते हैं डायरेक्टली, मैं जब भी टाइम मिलता है देख करके रिस्पॉन्ड करता हूँ। और मुझे प्लीज़ वीडियो कॉल ऑडियो कॉल मत कीजिएगा इंस्टा पर, क्योंकि बहुत सी डिस्टर्बेंस होती है, तो मुझे आपको मजबूरन ब्लॉक करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप मैसेज कभी भी कर सकते हैं, जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा डेफिनेटली मैं आपको रिस्पॉन्स करूँगा। ट्विटर पर भी /निर्देशक राव पे जाकर जो है आप मेरा ट्विटर हैंडल इसको फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले मैं नई चीज़ों की यहाँ पर नोटिफिकेशन डालता हूँ, कभी लेक्चर आना हो, कोई वीडियो आनी हो तो। उसके बाद यूट्यूब पर भी आप /निर्देशक राव पे जाकर के मेरा यूट्यूब चैनल आएगा, उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको स्टॉक फुटेज वगैरह दी हुई हैं बहुत सारी, जो हमारी लेक्चर्स के अंदर मैंने यूज़ की हैं। फ्री या स्लॉग फुटेज हैं, तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं अपने ग्रीडिंग वगैरह की प्रैक्टिस के लिए। और उसके अलावा भी इंटरेस्टिंग यहाँ पे स्टफ़ है, और यहाँ पर बहुत सारा स्टफ़ आने वाला है, जैसे कि ये वीडियो भी अभी इस चैनल के ऊपर है। दूसरा हमारा दृष्टिकोण प्रोडक्शंस का चैनल है, तो उसके ऊपर मैंने ट्यूटोरियल वगैरह डाले हुए हैं। उन ट्यूटोरियल्स की जो स्टॉक फुटेजेस हैं वो यहाँ पर आपको सारी मिल जाती हैं। फाइनली फेसबुक पर भी /निर्देशक राव पे जाकर के आप मेरा फेसबुक पेज जो है उसे लाइक कर सकते हैं। अब वापस चलते हैं हम मेन जो बात हम कर रहे थे उसके ऊपर। आपने जो ये वीडियो देखी है तेरी गली का, जो म्यूज़िक वीडियो है देव नेक्स्ट लेवल का, उसको हमने कैसे शूट किया है, तो ये मैं आपको बिहाइंड द सीन दिखा रहा हूँ। फुटेज एक्चुअली ऐसी थी, हमने ग्रीन स्क्रीन के ऊपर पूरा शूट किया था, पहले से प्लान था ये। तो ये ग्रीन स्क्रीन ही क्यों किया, उसके पीछे क्या कहानी है। जब भी आपका कोई गाना आता है, मेरी अप्रोच ये है कि गाना को मैं सुनता हूँ, सुनते ही फर्स्ट टाइम कुछ तो चीज़ें आपके दिमाग में एक वीडियो बनना शुरू हो जाती है, तो कुछ थॉट्स पहले ही गो में आपको आने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद आप उसको बार बार सुनते जाते हो, गाने को आप 10 बार 20 बार 50 बार सुनते हो, तो आप जो है उन थॉट्स को जोड़ते जाते हो और एक प्रॉपर कहानी से बन जाती है। और जितनी ज़्यादा बार सुनोगे उतना आपकी जो है कहानी आपके दिमाग के अंदर जो बनती है वो क्लियर होती जाती है। तो यहाँ पर 2-3 जैसी चीज़ें थी। एक ये यहाँ पर आपने ये वाली चीज़ देखी होगी कि ये माइंड केज के अंदर जो है फंसा हुआ है जो व्यक्ति है, और बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है पूरा टाइम पे। तो ये एक मेरे माइंड में थॉट आई थी जो गाने के लिरिक्स हैं उसको लेकर के। दूसरा ये था कि कुछ पार्ट में जो है वो यहाँ पर ये भी अगेन एक टाइप ऑफ प्रिजन ही है, ठीक है। और वैसे तो मैंने इसको थोड़ा ग्राफिक करना था, बट बाद में यूट्यूब को ध्यान में रखते हुए नहीं किया। यहाँ से मैंने ब्लड वगैरह थोड़ा ड्रिप होते हुए दिखाना था, और नीचे जो गॉबलेट है ये पूरा ब्लड का भरा हुआ है। तो ये सब चीज़ें जो हैं थोड़ा सा डार्क टोन, थोड़ी सी सैड टोन थी इस गाने के अंदर मुझे दिखाई दे रही, और थोड़ी स्ट्रगल थी, तो उस हिसाब से मैंने ये सारा कुछ जो है मेरे दिमाग में आया। तो बेसिकली ये थर्ड पार्ट जो आपने देखा होगा कि ये कोई मतलब गॉडली टाइप का एक कैरेक्टर है, और ये कुछ आपको प्रेजेंट करता है कि तो लॉक एंड की का कॉन्सेप्ट था कि हम सब के मन के अंदर जो है बहुत सारी चीज़ें बंद होती हैं तालों के बीच में, जो हम कभी लाइफ में कर नहीं पाते बिकॉज ऑफ सोशल प्रेशर्स या किसी भी तरह का प्रेशर जो होता है। तो जब कभी हमें मौका मिलता है इन सबसे फ्री होने का, इस तरह से की हमें प्रेजेंट की जाती है, तो हम डेफिनेटली उसका इस्तेमाल करके फ्री होने की कोशिश करते हैं। बट सोशल प्रेशर कई बार हमें वापस उसी सिचुएशन में ले आते हैं। तो ये सारी की सारी जो स्ट्रगल होती है एक व्यक्ति की लाइफ में, वो स्ट्रगल किस तरह से मैं रिप्रेजेंट कर सकता था, ये सब मुझे आइडियाज़ उसके हिसाब से आए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपके दिमाग में कोई भी आइडिया, ज़रूरी नहीं है कि वो VFX ही होना चाहिए। आप जब भी कोई गाना सुनते हैं पहली बार, तो आपके मन में एक खुद की वीडियो बननी शुरू होती है, चाहे वो रियल शूट वाली वीडियो हो, चाहे वो VFX वाली वीडियो, जो भी आपकी जो मन की थॉट्स हैं उनको आप पेन डाउन कर लीजिए, सीक्वेंस बना लीजिए। इवेंचुअली क्या होता है, आप बार बार उसे सुनते रहते हैं, और वो सीक्वेंसेस के अंदर जो हैं गैप्स जो होते हैं उन गैप्स को आप फिल करते हैं, और इस तरह से कंप्लीट आपकी स्टोरी लाइन बन जाती है। तो इस तरह से इसकी स्टोरी वाला पार्ट मैंने ऐसे सोचा था। अब आपको मैं ये जैसे दिखा रहा था कि ये ओरिजिनल फुटेज है जो शूट की थी, सारा ग्रीन स्क्रीन के ऊपर हमने करना था, क्योंकि हमारी स्टोरी की डिमांड थी ये VFX करना। ये चीज़ें रियल शूट करने में तो हमें ऑब्वियसली बहुत मेहनत लग जाती है, ज़्यादा मेहनत तो खैर इसमें भी लगी है, बट जैसे ये पूरा सेट बनाना पड़ता है, और ये मतलब ये थोड़ा पॉसिबल कम होता है। और इस तरह के शॉट में तो VFX चाहिए ही चाहिए, जैसे ये गर्दन वाला शॉट था जो हाथ से ऊपर पकड़ा हुआ है। तो ये सेट बनाना इतना जो है इजी नहीं होता। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये फीमेल फेस है यहाँ पर, और ये हाथ भी फीमेल का है, सो थोड़ा सा रोमांटिक एंगल भी यहाँ पर एडिड है इस चीज़ के अंदर, थोड़ा सब्लिमिनल चल रहा है वो भी। तो वीडियो को बेसिकली देखने वाला जो व्यूअर है वो अपने हिसाब से जो है इंटरप्रेट कर सकता है। मैंने थोड़ा ओपन इसको रखा हुआ है, ऐसा नहीं कि आपको एक स्ट्रिक्टली कोई एक विजन बताया। इन चीज़ों को देख करके आपके माइंड में डेफिनेटली कुछ ना कुछ ज़रूर स्पार्क हुआ होगा। सब व्यक्ति जो देखते हैं वीडियो को वो अपने नज़रिए से देखते हैं।
तो VFX वीडियो का ये एक बेनिफिट होता है, अगर आर्टिस्ट अपनी जो आर्ट प्रेजेंट कर रहे हैं, व्यूवर भी उसके अंदर जो है अपने नज़रिए से उसे देखता है, तो एक यूनिक चीज़ बन जाती है हर एक व्यूवर के लिए। तो ये इधर मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ट्राइपॉड के ऊपर शूट किया हुआ है, कोई मूवमेंट नहीं है, कैमरा मूवमेंट नहीं है कोई इसके अंदर, ठीक है। ये वाला शॉट देख लीजिए, ये भी ट्राइपॉड पे शूट किया हुआ है। तो ये जो बिगिनिंग शॉट ये आपको दिखा रहा हूँ, ये वाले, ये बेसिकली केज वाले शॉट्स थे। तो इनको यहाँ पे शूट किया, ग्रीन स्क्रीन को रिमूव किया, सिंपली इस तरह से कट करके यहाँ पर डाल दिया। अब यहाँ पर ये जो बना हुआ है, जो हेड वाला सीन है, ये 3D में बनाया था, और इसको 3D में बना करके मैं यहाँ पर आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर ले आया, यहाँ पर एलिमेंट 3D के अंदर। तो यहाँ पर अगर मैं आपको थोड़ा इसे रोटेट करके दिखाऊँ, इस तरह से मैं इसको ऊपर नीचे रोटेट कर सकता हूँ, और इसको साइड टू साइड रोटेट कर सकता हूँ। थोड़ा ये हैवी है सीन, तो थोड़ा धीरे रोटेट होगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि इस सीन को मैंने इस तरह सेटअप किया हुआ है कि मैं इनको रोटेट कर सकता हूँ। बट ये जो सेंटर में जो है हमारा, ये सिर्फ एक प्लेन है, सिर्फ एक ग्रीन स्क्रीन जो हमने यहाँ पर थी हमारे पास फुटेज, उसमें से कटआउट करके उसको एक प्लेन के ऊपर लगाया हुआ है। तो अगर मैं इसको एक्सट्रीमली यहाँ पर रोटेट करता हूँ, 90 डिग्री घुमा देता हूँ मान लीजिए, तो आपको दिख जाएगा कि ये देखिए यहाँ पर स्क्वीज़ हो रहा है ना, वो थोड़ा और घुमा देता हूँ तो 90 डिग्री पे जाकर के वो आपको दिखना ही बंद हो जाएगा, क्योंकि वो एक कटआउट है सिर्फ, ठीक है। तो 3D लेयर बना करके उसको प्लेस किया हुआ है सीन के बीच में, राइट। अगर आपने पहले कभी एलिमेंट 3D को इस्तेमाल किया है रियल शूट के हाथ में, तो आमतौर पे या तो ये होता है कि हम कोई रियल शूट होता है उसके ऊपर कोई 3D ऑब्जेक्ट प्लेस करते हैं। इस केस में हमने 3D वर्ल्ड के अंदर रियल ऑब्जेक्ट को प्लेस किया, रियल शूट को प्लेस किया है। तो जब हम ऐसा करते हैं तो यूजुअली क्या होता है कि पूरा जैसे 3D का बैकग्राउंड होता है और उसके ऊपर हम प्लेस कर देते हैं अपनी ये जो है रियल शूट वाली इमेज जो है उसको, लेकिन उसके फॉरग्राउंड में कुछ नहीं होता, राइट। अभी इसमें क्या है कि अगर फॉरग्राउंड में कुछ हो और वो दोनों एलिमेंट्स अलग हो, मान लीजिए पीछे एक रूफ टॉप है जिसके ऊपर आपने अपना कैरेक्टर खड़ा किया है, और उस रूफ टॉप पे सामने कोई जनरेटर रखा हुआ है, तो आप एक नीचे रूफ टॉप की लेयर लेंगे, ऊपर अपनी ये रियल शूट की लेयर लेंगे, और उसके ऊपर जो है फ्रंट में आप जो है जो सामने वाला एलिमेंट है जनरेटर वाला, उसकी आप लेयर लेंगे। इस केस में क्या है कि मुझे इस केज के अंदर इसको दिखाना था, तो केज के जो ये सामने आप देख सकते हैं ये बार्स हैं, इनके पीछे, लेकिन पिछले बार्स के आगे, और ये सिंगल एलिमेंट था, ठीक है। अगर ये हमारे पास दो अलग अलग एलिमेंट होते हैं तो बीच में हम अपनी लेयर प्लेस कर देते हैं, बट इस केस में ये सिंगल एलिमेंट है, नीचे वाला जो केज बना हुआ है पूरा, और इसके बीच में इसको खड़ा करना था। तो मैंने इसको दो एलिमेंट्स में ब्रेक कर लिया था। और अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, ये हमारा जो है बैकग्राउंड एलिमेंट देख रहे हैं पीछे वाला, वो अलग है, और जो यहाँ पर मैंने फोरग्राउंड एलिमेंट कहीं मिलेगा मुझे, ये फोरग्राउंड एलिमेंट अलग है। तो ये ओरिजिनली ऐसा था, पाँव इससे जो है फोरग्राउंड एलिमेंट जब मैं ऑन करता हूँ तो छुप जाते हैं, तो इस तरह से वो बीच में प्लेस हो रखा है, राइट। और ये मैंने एक अच्छी HDRI इमेज मुझे मिली थी, उसको यूज़ किया है बैकग्राउंड बनाने के लिए, तो जो बादलों वाला बैकग्राउंड है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। सॉरी यहाँ नहीं है, ये वाला होगा, हाँ। तो ये इस तरह का सीन था। पीछे जो ये क्लाउड्स वगैरह बनाए ये सारे के सारे HDRI इमेज से बनाए हुए हैं, तो वो पूरे एरिया को कवर कर रही है। और इसको मैं जैसे रोटेट करता हूँ तो साथ में ये भी रोटेट होती है, लाइक मैं आपको दिखाता हूँ, ये इस तरह से हम रोटेट करते हैं तो देख रहे हैं पीछे वो बादल भी रोटेट हो रहे हैं। थोड़ा ये ब्लर हो के आपको नज़र आ रहा होगा बिकॉज थोड़ा सीन हैवी हो गया। तो इस तरीके से हमने ये शॉट तैयार किया था। मैंने ये सारे में फिर कैमरा एनिमेशन किया इसका, और ये जितनी भी आपको वीडियो में कैमरा एनिमेशन दिखाई दी है वो इस तरह से थी। तो सारा को सारा शॉट जो है ट्राइपॉड के ऊपर शूट किया था, और बाकी सारा कैमरा मूवमेंट वगैरह सब कुछ यहाँ पर 3D में हुआ है, एलिमेंट 3D में। इसको मैं फ़िलहाल के लिए बंद कर देता हूँ, और नेक्स्ट शॉट जो है हमारा उसको हम देखते हैं। तो ये शॉट्स थे कुछ जो हम फ्रंट से लिए हुए हैं। देखिए फ्रंट की तरफ चलने की एक्टिंग कर रहे हैं। तो हालांकि ऑब्वियसली हमारे पास ट्रेडमिल नहीं थी, आमतौर पे लोग ट्रेडमिल पे करते हैं, लेकिन यहाँ पर देव नेक्स्ट लेवल जो है बहुत बढ़िया परफॉर्मर हैं, तो वो इस तरह से एक्ट कर रहे थे जैसे वो चलते चलते गाना गा रहे हैं। तो एक ही जगह पर खड़े होकर चलना ये भी एक बहुत ईजी काम नहीं है। तो इन्होंने इस तरह से पूरा परफॉर्म किया, ये गाना इस तरह से गाया, राइट। तो ये सारे शॉट्स को जोड़ करके फर्स्ट स्टेप तो वैसे मेरा ये था, मैंने आपको दिखा तो वो दिया केज वाला, बट सब पहला स्टेप ये था कि मैंने इन सारे शॉट्स को जो है मल्टी कैम एडिटिंग किया। आपने देखा होगा मेरा मल्टी कैम एडिटिंग का ट्यूटोरियल भी, अगर नहीं देखा तो मैं लिंक भी उसका दे दूंगा कहीं आई बटन में या फिर वीडियो के एंड में। तो उस प्रोसेस से मैंने इसको सारे को जोड़ा, एडिट किया इसको कम्प्लीटली मल्टी कैम एडिटिंग से, और मेरा पूरा एडिट जब कंप्लीट हो गया उसके बाद मैंने ग्रीन स्क्रीन रिमूव करना शुरू किया। उसके बाद मैंने ये अलग अलग शॉट्स जो हैं उसके ऊपर VFX करना शुरू किया, राइट। तो ये वाले पार्ट जो हैं जिसमें ये चल रहे हैं वॉक वाले पार्ट जो हैं, इसमें आपने देखा होगा कि एक ब्रिज टाइप का सीन था। तो वो सीन जैसे आपको मैं ये माया में दिखा देता हूँ। ये माया 3D सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर मैंने ये सीन डेवलप किया था, और ये जो मॉडल है ये बनाने में हेल्प की थी
हमारे सीजी आर्टिस्ट कमल थापा और ईशान थापा ने। तो वो बहुत अच्छे सीजी आर्टिस्ट हैं। ये पूरा ये ब्रिज का मॉडल है, उन्होंने मुझे ये पूरा एक चंक बना करके दिया था इसका, और मैंने उसको फिर कॉपी कर करके उसको 3 बार यहाँ पर जो है कॉपी करके उसको थोड़ा लंबा बना लिया उस ब्रिज को, और जो है इसी ब्रिज के ऊपर अलग अलग कैमरा एंगल हमने ले लिए थे। तो आपने ये वाला शॉट देखा, ये फ्रंट शॉट जो है इसके लिए हमने कैमरा एंगल जो है ऐसा रख लिया था, ये फ्रंट का कैमरा एंगल, और मैं इसमें कैमरा को मैंने मूवमेंट दिया था इस तरह से, तो ये यूँ लगता था कि जैसे कैमरा जो है आगे की तरफ मूव कर रहा है, इससे ये चीज़ें भी जो है पीछे की तरफ छूटती जा रही हैं। तो उससे हमारा जो ये खड़े खड़े चलने वाली जो चीज़ है ये सेल हो गई थी, ऐसा लगता था, क्योंकि ये चलने की एक्टिंग कर रहे हैं, और जब ये जो पूरी लोकेशन है उस तरह से मूव कर रहा था कैमरा, तो लगता था कि हाँ वाकई ये चल रहे हैं यहाँ पर। तो एक एंगल ये था हमारा, दूसरा एंगल था हमारा ये साइड एंगल एग्जैक्टली। तो बस बेसिकली यही जो मेरे पास माया में बना हुआ सीन, इसको साइड में इधर से उधर से मैंने अलग अलग एंगल के ऊपर जो है ये शॉट्स निकाल लिए। अब यहाँ पर ये आपको इस तरह फ्लैट दिख रहा है, इसके अंदर जो है अभी टेक्सचरिंग वगैरह लाइटिंग कुछ भी नहीं हो रखी, क्योंकि मैंने माया के अंदर रेंडर नहीं किया इसको, रेंडरिंग टाइम बहुत हाई जा रहा था, इसलिए मैंने इस बार जो है थोड़ा अपना चेंज किया और अनरियल इंजन के अंदर मैंने इसको रेंडर किया था। तो मैं अनरियल के अंदर भी आपको ये शॉट दिखा देता हूँ। तो अनरियल इंजन में हम आ गए हैं, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है थोड़ा एंगल वाला ये इस तरह से कैमरा मूवमेंट हो रखी है यहाँ पर। तो ये जो शॉट था ये वाला था, जिसमें थोड़ा ये देख रहे हैं थोड़ा सा पर्सपेक्टिव एंगल के ऊपर है। तो जिस तरह के एंगल हमने शूट किया था उसके हिसाब से मैंने थोड़ा मैच करता हुआ यहाँ पर कैमरा एंगल इस तरह से मैंने मूव किया, और ये चीज़ अलग से रेंडर की, और ये मैं आपको कैमरा एंगल हटा करके एक बार दिखा देता हूँ। ये शॉट इस तरह का था, ये ब्रिज यहाँ पर डला हुआ है। तो टेक्सचरिंग वैसे इसके अंदर कंप्लीट है, यहाँ पर अगर आप जा कर के देखें, मैं इसकी जो है इसको एक बार अनलिट पे ले आता हूँ, तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पर सारी चीज़ों का टेक्सचर लगा हुआ है। जो लॉक्स पीछे थे वो अलग से मैं लेके आया, ये भी लॉक हमारे डिज़ाइनर्स ने डिज़ाइन किए थे, सीजी आर्टिस्ट ने। तो कंप्लीट इसमें टेक्सचरिंग है, सारा कुछ है। बट जो अभी मैंने लाइटिंग की थी इस तरह की, देख रहे हैं रोड का भी टेक्सचर लगा हुआ है, हर चीज़ का टेक्सचर है। तो जो लाइटिंग की थी उसकी वजह से जो है ये सब एक तरह से वॉश्ड आउट ये नज़र आता है यहाँ पर। और ये मैंने फॉग भी यहाँ पर डाली थी थोड़ा सा ये लुक क्रिएट करने के लिए, इस फॉग की वजह से भी जो है ये चीज़ें थोड़ी सी नज़र आती हैं हमको इस तरह की धुंधली सी। बट सीन की डिमांड थी ये, इस टाइप का मुझे लुक चाहिए था। तो आर्ट वर्क में ऐसा होता है कई बार कि आपको जो कुछ आपने बनाया सारा दिखाना नहीं होता, तो ये हमको एक सीखने वाली चीज़ है, मैंने भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये सीखी है। अब इसके अंदर वो पिछले वाले लॉक्स इतने दिखाई भी नहीं दे रहे, बट वो वहाँ पर हैं, ठीक है, तो उनका टेक्सचर तो बिल्कुल ही मैटर नहीं करता। बट हमने पहले प्रिपेयर कर लिया था उसको डिटेल को, और बाद में हमको ये डिटेल किल करनी पड़ी। तो इसके लिए आप हमेशा मेंटली प्रिपेयर रहें, कभी भी इस चक्कर में नहीं रहें कि मुझे वो ताला पूरा दिखाना है, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की उसको बनाने में, वो साफ़ नज़र आना चाहिए, यहाँ पर टेक्सचर दिखने चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी इस तरह की जो आपने लुक प्लान की है वो नहीं आ पाएगी, राइट। क्योंकि मेन बात क्या है कि आपका जो आर्ट है वो लगना चाहिए आर्टिस्टिक, वो आपने को जो प्लान किया उस तरह का लुक आना चाहिए। अगर आप सब कुछ दिखाने बैठ जाएंगे तो वो एक बहुत ही ओवर कार्टूनी चीज़ बन जाएगी। ऑलरेडी वीएफएक्स जो है वो पूरा रियलिस्टिक नहीं लगता, बट अगर आप बिल्कुल ही सब कुछ दिखाने लगेंगे तो बहुत ज़्यादा फिर वो फेक लगने लग जाता है, राइट। और फेक और रियल भी एक सेपरेट इशू है। मेन बात ये कि एक जो फील है आपके गाने की, जो फील है उससे अगर वो मैच नहीं करेगा तो क्या फ़ायदा उसका, राइट। इसलिए जो आपने फील सोची हुई है मन में, आप उसको अचीव करने के लिए अगर आपको कुछ इस तरह के विजुअल सेक्रीफाइस भी करने पड़ते हैं कि आपने मेहनत की है, टेक्सचर नहीं दिखाया जा रहा, बट स्टिल आपको सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे ताकि आपका फाइनल प्रोडक्ट जो है वो अच्छा बने। तो एक कैमरा एंगल हमारा ये था। दूसरा मैंने जैसा आपको बताया कि बस इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे फ्रंट से कैमरा एंगल ले लिया था, इस तरह से मूव कर दिया था कैमरा को, राइट। और एक एग्जैक्टली साइड से भी हमने यहाँ पर रखा था, ठीक है। और हर कैमरा एंगल के हिसाब से जो है मैंने ये लॉक्स की पोजीशन भी थोड़ी बहुत चेंज की थी, ताकि उस कैमरा एंगल में जो है बेस्ट जो मुझे लगता है वो चीज़ नज़र आ जाए, राइट। इसके अलावा अगला शॉट था जो आपका चेयर वाला शॉट आपने देखा होगा, जिसके अंदर बेसिकली ये कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है जो उसे की हैंड ओवर करता है। तो इसके लिए रेफरेंस के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ हमने फुटेज कौन सी यूज़ की थी। तो वो शॉट जो है यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। एक शॉट ये था, तो बेसिकली हमने ये चेयर की जगह पर इस तरह से चेयर रखी थी और ये 2 ट्रैक मार्किंग यहाँ पर मैं लगा दी हैं, और मैं खुद ही बैठ गया था यहाँ पर क्योंकि बाद में फेस रिप्लेस करना ही था। तो उस टाइम पे मैं बैठ गया था और ये यहाँ से एक कैमरा एंगल तो हमने इस तरह का ले लिया था, राइट, जो आपने पहला शॉट देखा होगा।
तो उसमें थोड़ी ट्रैकिंग थी, इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रैकिंग मार्कर लगाए हुए थे। तो इन ट्रैकिंग मार्कर से मुझे वो कैमरा डेटा मिला, यहाँ पर ट्रैकिंग डेटा मिला। वो ट्रैकिंग डेटा जो है मैं लेकर के फिर उसको मैंने यहीं पर ट्रैक कर लिया था दाविंची रिजॉल्व में। तो आप देख रहे होंगे कि कुछ पार्ट मैंने जैसे आफ्टर इफेक्ट्स में किया है, कुछ पार्ट रिजॉल्व में किया है, तो मिक्स ऑफ बोथ इज़ देयर। रिजॉल्व में मैंने उसको ट्रैक किया, उसके बाद उससे हमने कटआउट निकाला उस चीज़ का। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर अगर हो तो। इस तरह से मैंने हेड को यहाँ पर कट कर लिया, ग्रीन स्क्रीन रिमूव कर दी, और जो ट्रैकिंग डेटा था उसको मैं अपना माया में ले गया। वहाँ से मैंने एक सीन सेटअप जो है पूरा तैयार किया, जिसके अंदर यही सीन सेटअप था। इसके अंदर अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर वो चेयर है, तो ये चेयर डिज़ाइन की, और ये यहाँ पर कैमरा है। इधर से जो चेयर की तरफ इस तरह से मूव करता है वो ऊपर की तरफ, ऐसा हमारा कैमरा एंगल जो निकला था ट्रैकिंग से, वो भी मैंने यहाँ पर रख लिया। और उसको भी मैं बेसिकली बाद में इस पूरे सीन सेटअप को, हमारा आइडिया ये था कि वो इस सड़क के ऊपर जो है कैरेक्टर चलता हुआ आ रहा है, तो अलग अलग कैमरा एंगल से इवेंचुअली वो एक जगह जाकर रुकता है, क्योंकि उसके सामने ये रोड ख़त्म हो गई है और यहाँ पर उसको जो फाइनल जो चीज़ वो ढूंढ रहा था वो मिल गई है। अगर आप पूरे सीन को अगर इस तरह से देखें, जो मैंने आपको बताया नज़रिया मेरा था इसको सोचने का, तो हर जगह यहाँ पे आपको लॉक्स नज़र आएंगे। तो लॉक्स का वही कंसेप्ट है कि लॉक्स हम सबकी लाइफ में हैं, किसी न किसी चीज़ को लेकर के हम जो हैं कहीं ना कहीं पे फंसे हुए हैं, और उस से निकलने के लिए हमें वो की चाहिए। तो इवेंचुअली वो जो है आपको चाबी मिलती है। तो उसके लिए मैंने इस तरह से ये सीन क्रिएट किया था। यहाँ पर मैंने फिर बाद में एक रोड डाल दी थी इस टाइप से, ताकि वो जो एरिया है वो मुझे पूरा का पूरा फ्लोर पे दिखाना था। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा जो चेयर वाली चीज़ आ गई है। थोड़ा जूम इन करके जूम आउट करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर वो पूरी रोड आ रही है। एक बार मैं ये फॉग बंद कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली नज़र आ जाए। हाँ, और इसको अनलिट ही कर देते हैं, एक्चुअली फॉग बंद करने के बजाय ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये आप देख सकते हैं इस तरह का वो शॉट था। मैंने बस ऐड क्या किया इसमें कि ये पूरा पूरा ग्राउंड ऐड कर दिया है, ताकि ये जो बाद में हमारा चेयर वाली जगह है यहाँ पे हमें ग्राउंड दिखाना था। और यहाँ से वो कैरेक्टर यहाँ पे मूव करता हुआ पहुँचता है। ये वो कैमरा लगा हुआ है। तो अगर मैं इसको आपको मूव करके दिखा दूँ, कैमरा इस तरह से मूव कर रहे हैं। यहाँ पे छोटी विंडो में आपको नज़र आ रहा है कि किस तरह का कैमरा एंगल था। तो ये ट्रैकिंग डेटा से आया था सारा, इसको हम यहाँ पर मूव कर रहे हैं। अगर आप इसको देखेंगे चेयर को, तो इसमें अगेन सारा टेक्स्चर वगैरह का डिटेल काम हो रखा है बहुत। इवन आप पीछे देखेंगे बहुत सारा डिटेल टेक्स्चर था, जो कि ऑब्वियसली शूट में आया भी नहीं, बट स्टिल हमारे आर्टिस्ट जो हैं बहुत डिटेल में काम करते हैं और बाद में जो है उसको हम इस तरह से कई बार हम सारा का सारा रिवील भी नहीं कर पाते हैं इसके अंदर कितना काम हुआ है। इवेंचुअली आपको जो नज़र आया वो कुछ इस तरह का था। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। फाइनली आपको कुछ इस टाइप की चीज़ आपको नज़र आती है, राइट। मैं कैमरा एंगल से एक बार, तो इस तरह का शॉट था। और ये पीछे जो कीज़ हैं यहाँ पर रोटेट होती हुई, ये सारी मैंने की फ्रेम एनिमेशन की हुई है यहाँ पर की के मॉडल को डाल करके। ऑब्वियसली आप समझ गए हैं कि इसका लॉजिक क्या है, कि ये की मास्टर है, जो भी ये गॉडली टाइप का करेक्टर हम दिखा रहे हैं। इसके बाद सारी चाबियाँ हैं, सब लोगों की प्रॉब्लम की सोल्यूशन है, वो आपको सोल्यूशन ऑफर करता है, जो कि आपने वीडियो के अंदर देखा। और उस सोल्यूशन को लेकर के आप फिर जो है अपने माइंड के जो वो प्रॉब्लम्स हैं उस फेज से बाहर निकल आते हैं। उसमें भी एक इंटरेस्टिंग हमारा पार्ट था, अगर मैं उसको भी यहाँ पर देख लेता हूँ। तो ये वाले शॉट्स आपने देख ही लिया कैसे बने हैं, इसका मैं डिस्कस करूँगा। ये आप समझ गए हैं कैसे बने हैं, ये भी आप समझ गए हैं कैसे बने हैं। और ये भी हमने देखा जो चेयर वाला शॉट था, ठीक है। तो इसके अंदर जब ये, और ये जो इसमें हेड वाली जो चीज़ है, ये बेसिकली क्या था कि मैंने अपना हेड रिप्लेस करके यहाँ पर एक 3D हेड जो है बस ये प्लेस किया। और इसमें कुछ खास किया नहीं है मैंने, ये आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर मैंने सिंपली एक हेड को डाल करके और जो है उसको की फ्रेम एनिमेशन किया हुआ है एलिमेंट 3D से। तो ये भी सिंपल ही था, फिर भी मैं देख लेता हूँ अगर ये दिखा सकता हूँ तो भी। और ये जो की आई है यहाँ पर, ये भी ये वाला जो की है ये भी मैंने आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर ही, ये बैकग्राउंड सीन है ये अनरियल से रेंडर करके लाया हूँ। उसके ऊपर ये जो प्लेट है अपनी ग्रीन स्क्रीन वाली है, उसके ऊपर ये हेड जो है ये एलिमेंट 3D में किया हुआ, और ये चाबी भी एलिमेंट 3D के अंदर मैंने की हुई है और ये एनिमेट किया सिंपल, राइट। और ये भी सारा आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर ही मैंने आई थिंक नहीं, ये सारा मैंने दाविंची रिजॉल्व में कर दिया था इसकी कटआउट बना करके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरह का ये शॉट था। यहाँ पर ये मैंने बेस रखा था, यहाँ पर जो है चेयर को कट कर दिया था, यहाँ पर अपना सोफ़ा रिप्लेस किया था। इधर यहाँ पर देव नेक्स्ट लेवल का जो है छोटा करके यहाँ पर डाल दिया ताकि वो साइज़ कंपैरिजन हो जाए। यहाँ पर कि ऊपर की तरफ देख रहे हैं, इनसे एक्टिंग भी इस तरह से करवाई थी। और यहाँ पर जो है ये जो मेरा हेड है उसके ऊपर इस तरह से 3D हेड मैंने लगा दिया था। अगर यहाँ पर मैं इसे
ये देखिए ऑन ऑफ करके दिखा रहा हूँ। तो ये हेड लगा करके जैसे जैसे नीचे मेरा हेड मूव किया था वैसे वैसे इस हेड की जो है मैंने पोजीशन वगैरह जो है की फ्रेम कर दी थी। आप देख सकते हैं उसके साथ साथ में मूव कर रहे हैं। अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूँ तो जो मेरी बैक पीछे हेड की पोजीशन थी ये मैंने इसके ऊपर की फ्रेमिंग से इस एलिमेंट 3D वाले मॉडल के ऊपर मैंने की फ्रेम कर दी थी। तो इस तरीके से मेरे को ये यहाँ पर शॉट्स मिल गए थे। ये आप देख सकते हैं वर्क इन प्रोग्रेस वाला जो मैं उसको ट्रैक वगैरह करके देख रहा था उस टाइम के शॉट्स हैं, तब बेस बनाया था सिर्फ चेयर का। तो सिंपल था ये इस तरह से। यहाँ पर ये अगला शॉट जो है इसमें भी मैंने, अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि ये सिर्फ मैं हेड को एनिमेट करके यहाँ पर, और सिर्फ हेड को मैं अलग से रेंडर करके ले आया। बाद में मैंने उसको रिजॉल्व के अंदर ही मास्किंग वगैरह करके इसके अंदर फिट किया ताकि ये सूट वगैरह जो है ऊपर आ जाए और हेड जो है सिर्फ उसके अंदर अंदर हमें नज़र आए। जो ये शॉट यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अंदर ये सिर्फ मैंने फेस का कटआउट जो है वहाँ पे ये मास्किंग करके उसको रखा और बाकी चीज़ें ऑब्सक्योर जो हो रही थी वो हमने यहाँ से काट दी। इसमें भी आप देख रहे हैं कि गर्दन जो है यहाँ पर सूट के अंदर ही है, तो ये मास्किंग से ये काम हुआ है। अगर आप ये शॉट अभी मैं आपको दिखा रहा था वहाँ पर देखेंगे आफ्टर इफेक्ट्स में, तो उसमें क्या था कि ये सब जो है बाहर नज़र आ रही थी आपको, तो यहाँ पर मास्क बना के कटआउट कर करके मैंने इसको उसके अंदर फिट किया था। तो काफ़ी मेहनत वाला काम था, रोटोस्कोपी हुई थी इसके अंदर बहुत, बट इवेंचुअली हमारा सीन सक्सेसफुल हो गया। दैट इज़ मेन थिंग। इसको फ़िलहाल हम बंद कर देते हैं। इसके बाद एक इंटरेस्टिंग जो पार्ट था वो ये नेक्स्ट पार्ट था। जब ये चाबी लग गई है, खुल गया है ताला, अब ये अपने माइंड के अंदर खुद से जैसे डिस्कशन होती है उस टाइप से चीज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो मेरे दिमाग में एक आइडिया था कि बाहर जो ये कटआउट है ये भी इन्हीं का फेस का कटआउट है, तो इसके लिए हमने अलग शॉट लिया था। उसमें से मैंने ग्रीन स्क्रीन के अंदर ही शॉट लेकर के और पीछे को उसको वाइट कर दिया था और फ्रंट पोर्शन जो है उसको पूरा ब्लैक कर दिया था। ये विंडो मैंने प्लेस की फिर फ्यूजन के अंदर ही, और ये लाइट रेज वहाँ से आते हुए बना दी। तो उसमें ये था कि एक लाइन ये बोलेंगे और उसके बाद एक लाइन यहाँ से आप जो बाहर का सिलौट है वो बोलेगा। गहरे समंदर तक सोचा कि डूब जाऊं, डूब भी गया था उसकी यादों में, अधूरी प्यास में उदास एहसास की कमी में जो। तो ये एक आइडिया था मेरे दिमाग के अंदर कि इस तरह से मैं दिखाऊंगा, और आइडिया कैसे आया ये मुझे भी अभी पता नहीं। उस टाइम गाना सुनते हुए मुझे ये फील हुआ तो मैंने ये चीज़ इसके अंदर ऐड कर दी। तो आई होप आपको ये इंटरेस्टिंग लगा हो आइडिया। अब ये बना कैसे है आपको बता ही दिया मैंने। सिंपली मैंने फेस का क्लोजअप लिया ग्रीन स्क्रीन के ऊपर, पीछे उसको वाइट कर दिया, फ्रंट पोर्शन जो निकल के आया था उसको ब्लैक कर दिया। विंडो यहाँ पर मैंने लगा दी, एक सिर्फ इमेज है कुछ नहीं है। यहाँ पर एक वाइट लाइट्स का जो मैंने एक फुटेज लेकर के उसको ब्लेंड कर दिया। ये जो पीछे वाली फुटेज थी जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर मैं मीडिया पेज में जाऊँ तो यहाँ पड़ी होगी, तो यहाँ पे ये फुटेज आपको नज़र आ जाएगी। इस तरह से हमने शूट किया था इसको। एक क्लोज़अप लिया था जैसे सेकंड फुटेज में देख सकते हैं। तो इस क्लोज़अप से मैंने वो कटआउट निकाला था जो ये बाहर वाला है, सेल आउट वाला, और ये पूरा जो है इसको मैंने कट करके यहाँ पर इधर प्लेस कर दिया था। और ये शेडोज जो हैं बाद में मैंने बाई हैंड क्रिएट कर ली थी। इस लाइट के हिसाब से मुझे लगा यहाँ पर इस तरह की लॉन्ग शेडो होनी चाहिए, तो मैंने ऐसी क्रिएट कर ली। और ये जो चीज़ थी टाइमिंग वाली, ये हमने शूट के टाइम पे ध्यान रखा था कि गाना गाते टाइम एक लाइन छोड़ के एक लाइन गाएंगे, वो इस फ्रेम में जो ये फार आउट वाला है, ठीक है। और जो मिसिंग लाइन्स थी जो यहाँ पर मिस की हैं वो क्लोजअप वाले के अंदर इन्होंने गाई थी, और बाकी जो ऑपोजिट अल्टरनेट लाइन्स थी वो दोबारा मिस कर दी थी। तो उससे ये हुआ कि जब मैंने इसको कंपोजिट किया यहाँ पर तो एक लाइन यहाँ से आ रही थी और एक लाइन यहाँ से आ रही थी। सिंपल है, कोई ज़्यादा ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं थी ये एक्चुअली शूट करना। बस ये कि प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए था, आपको ध्यान रखना होता है। आर्टिस्ट के ऊपर है, जल्दी पकड़ लेते हैं तो जल्दी हो जाता है। देव नेक्स्ट लेवल तो वैसे भी चुटकियों में ये चीज़ें कर देते हैं। तो आफ्टरवर्ड्स ये शॉट हमारा कंपाइल हो गया। और इसमें क्या शॉट्स थे, ये तो वही आ गए, ये आपको मैं बता चुका हूँ सारे। ये वाले शॉट्स हमने डिस्कस नहीं किए अभी, गॉबलेट वाले। मैं इसको एक बार बता देता हूँ आपको कि इसमें एक्चुअली क्या हुआ था। और क्लिप्स में जा कर के, जैसे ये क्लिप यहाँ पर है हमारे पास, ये मैंने शूट किया था। इसमें आप देख सकते हैं कि ये हेड शॉट के लिए इनको बिठा करके यहाँ पर इनके मार्कर लगा दिए थे। दो पीछे भी मार्कर हैं मेरे पास ताकि ट्रैकिंग डेटा आ जाए उसके लिए। ग्रीन स्क्रीन पे जब भी आप शूट कर रहे हैं और आपको 3D कैमरा ट्रैक करना है, मार्कर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर सिंपली ग्रीन स्क्रीन पे शूट कर लोगे और कोई मार्कर नहीं होंगे तो आप उसको 3D ट्रैक नहीं कर पाओगे, क्योंकि ग्रीन स्क्रीन पे कोई भी पॉइंट नहीं है ट्रैक करने के लिए, कुछ भी वो पकड़ नहीं पाएगा कैमरा। बॉडी में से पॉइंट इतने निकलते नहीं हैं और वो शॉट आपका फेल हो जाएगा। तो डेफिनेटली ध्यान रखें, जब भी आप कोई आपको सोचा हुआ है कि ग्रीन स्क्रीन पर शूट करना है बाद में कैमरा ट्रैक करना है, ट्रैकर ज़रूर लगाएं, राइट। इधर ट्रैकर लगाएं या फिर इतना दूर से शूट करें कि बाहर कुछ एलिमेंट्स हों जो कि ट्रैक हो सकें, उसके अंदर ना जाएं कभी भी। इतना क्लोजअप अगर आप चले जाएंगे तो वो सब फिर लॉस हो जाएगा फिर ट्रैकिंग।
तो यहाँ पे हमने तो मार्कर प्लेस कर दिए थे। ये शॉट जिस तरह से मैंने ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ आया और फिर यहाँ पर इस तरह से थोड़ा दूर हुआ, गाना शुरू हो गया साथ में। ये हमारा फर्स्ट शॉट था। तो फर्स्ट शॉट में अगर आपको याद हो इस तरह से हमने किया था कि ये थोड़ा कैमरा मूव करता हुआ जा रहा है। अब वहाँ मूव वाला कैमरा मैंने बाद में किया था। ये नीचे से ऊपर जो आ रहा है ये कैमरा मैंने ट्रैक किया हुआ है, राइट, और फिर ट्रैक करके यहाँ पर बीच में मिक्स हो जाता है इस शॉट के साथ में। तो अगर आपने नोटिस किया हो तो ये शॉट यहीं से है, ये नीचे से ऊपर आया और ये फिर हेड ने यहाँ पर गाना शुरू कर दिया, इस टाइप से था। तो वही चीज़ यहाँ पे हुई है, ये नीचे से ऊपर को आया है और फिर ये हेड रिवील हो गया। अब इसमें हमने क्या किया, बस इनको बिठा के जो नीचे का सारा कटआउट यहाँ पर निकाल दिया। ये बाई हैंड मैंने कुछ रोटो किया था, बाकी ग्रीन स्क्रीन तो रिमूव हो ही गई थी। और उसके अलावा जो बिगिनिंग वाला पार्ट है जो इससे पहले का है, ये फिर जब मेरे पास कैमरा ट्रैकिंग आ गई तो मैंने उससे पीछे कुछ फ्रेम करके ये सारा कैमरा मोशन बाद में डाला है। और जो ये सीन पूरा बना है आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर इसमें बहुत डिटेलिंग थी। यहाँ पर जो नीचे जड़ें लगी हुई हैं, ये यहाँ पर फूल गिरे हुए हैं और ये तो थोड़ा गीला है पूरा एरिया। फिर ये पेडेस्टल है, यहाँ पर आप पेडेस्टल देख सकते हैं। इसके ऊपर यहाँ पर एक एलिमेंट प्लेस किया था मैंने, ये बीटिंग हार्ट था, इसके अंदर एक खंजर लगा हुआ है। ये अगेन वो सारी चीज़ें जो हमारे गाने का थॉट था उससे जो मेरे माइंड के अंदर आती गई वो मैं यहाँ पर प्लेस करता गया। तो इसमें मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। ये सब एलिमेंट्स मैंने यहाँ रखे। गॉबलेट है, इसके अंदर खून गिर रहा है और ये यहाँ पर हेड पकड़ा हुआ है। तो यहाँ पर बड़ा चैलेंजिंग एक काम था कि ये जो गले के अंदर ये इस टाइप की ट्रैप जो डालनी थी, ये ट्रैप 3D में बनाई थी। अब आपको दिखा देता हूँ ये कैसे मैंने बनाया होता, शॉट दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ हम अनरियल इंजन में आ गए हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वही शॉट है और इस तरह से सारा सेटअप है। यहाँ पर सिर्फ ट्रैप है और हैंड है, बीच में जो हेड है वो नहीं है, ऑब्वियसली वो मैंने बाद में कंपोजिट किया है। तो इशू सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्या था कि ये जैसे ट्रैप है ये बैक साइड पे भी होगी हेड के और फ्रंट साइड पे भी। अगर आप यहाँ देखेंगे तो गर्दन के पीछे से भी जा रहा है पिछला हिस्सा और फ्रंट हिस्सा आगे जा रहा है। तो ये करने के लिए वही अगेन इसको 2 टुकड़ों में रेंडर या तो मैं निकालता, ठीक है, तो उसका इसमें मेरे को थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम होती है क्योंकि उससे फिर लाइटिंग वगैरह में चेंजेस आते हैं। अगर मैं अगला फ्रंट पार्ट हटा दूँ तो यहाँ इधर से मैंने लाइट डाली हुई है एक, वो फिर डायरेक्टली इस पार्ट पर ज़्यादा हिट करती है और लाइटिंग चेंज हो जाती है। इसलिए मैंने वो चीज़ नहीं की, रादर दैन मैंने इसको ऐसे ही निकाला। और ये जो सारा पार्ट है यहाँ पर ये मैंने रोटोस्कोपी से पूरा इसके अंदर फिट किया है। तो अगेन रोटोस्कोपी बहुत हुई थी काफ़ी, ये भी रोटोस्कोपी काफ़ी मेहनत का काम है, बट फाइनली काम करता है हमेशा ये तरीका जो है और आपकी चीज़ जो है अच्छी बन जाती है हमेशा। तो रोटोस्कोपी करने से कभी डरिए मत, मुझे पता टाइम लगता है बट डेफिनेटली ये हेल्पफुल रहती है। इस शॉट में बेसिकली नीचे जो चीज़ें हैं वो सारी मैंने यहाँ पर अनरियल के अंदर ही बना ली थी। मैं अगर यहाँ पर इससे कैमरा से बाहर आता हूँ और यहाँ पर हाइट फॉक को ऑफ कर लेते हैं, तो जो ग्राउंड फ्लोर है आप देख सकते हैं इस टाइप से। और ये मटेरियल इस तरह का बनाया था कि इसमें पानी जैसी ये चीज़ आती है जिस तरह की, और ये थोड़ी डिस्प्लेसमेंट मैप इस्तेमाल किया था। तो ये एक बढ़िया टेक्सचर था जिसके अंदर डिस्प्लेसमेंट मैप वगैरह बना हुआ था, वो मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया, जिससे कि ये सब कुछ एक्चुअली इसमें डिस्प्लेसमेंट मैप, रफनेस मैप, स्पेकुलर मैप सब इस्तेमाल हुए थे, जिससे लिक्विड वाली फीलिंग भी आई है और ये सब चीज़ें आई हैं। बाकी यहाँ पर ये लाइटिंग है सारी, जो यहाँ पर आपको लाइट्स लगी हुई हैं ये देख सकते हैं आप। मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ और ये हमारा कैमरा है। अगर मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर इसकी, देखिए इस तरह से कैमरा एनिमेशन थी और ये इस तरह से हमारा शॉट जा रहा था, आपने जैसे देखा। अगर ये लाइट जैसे मैंने यहाँ पर पकड़ी है, ये फॉग को एक बार बंद कर देते हैं। अब इस लाइट से क्या हो रहा है कि ये हाथ जो है ये वाला एरिया लिट हो रहा है। अगर मैं इसे नीचे या ऊपर करता हूँ, देख रहे हैं, या फिर इधर उधर करता हूँ, तो ये लाइट इस तरह से काम कर रही है। फ्लोर पे देखिए पीछे गिर रही है, राइट। तो जहाँ पे भी लाइट आप प्लेस करेंगे उसके हिसाब से आपकी जो है लाइटिंग होगी। मैंने यहाँ क्यों प्लेस की, क्योंकि जब हमने रियल शूट किया था उसके अंदर हमारी लाइटिंग इस तरफ से थी। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये राइट साइड से हमने फ्रंट से, यहाँ पे इस शॉट में आपको नज़र भी आ जाएगी लाइट यहाँ पर रखी हुई। ये यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये लाइट बॉक्स हमारा पे रखा हुआ है, अपर्चर की लाइट है ये 300D। तो इस तरफ से हिट कर रही है, तो फेस के राइट साइड पे लाइट हिट कर रही है ज़्यादा, तो इसलिए। और यहाँ पर बैक लाइट वगैरह जो ऊपर से आ रही हैं वो सब मैंने यहाँ पर रिक्रिएट किए हैं ताकि थोड़ा मैच हमारा सीन हो जाए। तो ये फ्रंट जो राइट साइड पे लाइट थी मेन हमारी की लाइट, और ये थोड़ी इधर फिल लाइट, ये बैक लाइट, ये हमने एग्जैक्टली वैसे ही रिक्रिएट की हैं ताकि हमारा सीन रियल जैसा हमारा था, वैसा शूट के टाइम जैसा था वैसा ही हमारा यहाँ पर रेंडर निकले। उसके बाद में इसको रोटोस्कोपी करके वहाँ पर एडिट किया। अब ये प्रोसेस सिर्फ फर्स्ट शॉट के लिए था।
क्योंकि फर्स्ट शॉट में मुझे इसे ब्यूटी शॉट दिखाना था सारा, इसके लिए मैंने ये सारी मेहनत की थी। आफ्टरवर्ड्स क्या किया मैंने, जब भी ये शॉट दोबारा आपको नज़र आएगा तो उसमें मूवमेंट नहीं है, सिंपली जैसे कि हम यहाँ देखते हैं ये इस तरह की मूवमेंट है, या फिर ये फ्रंट है और एक साइड शॉट है, 2 ही शॉट इस तरह के हैं, ठीक है। जैसे हमने दोबारा इसको पीछे ये देख रहे हैं, एक ये फ्रंट शॉट है, एक ही कहाँ गया वो, एक ये वाला शॉट है साइड शॉट, ये वाला। तो इसमें ये जो मूवमेंट है ये सिर्फ मैंने रिजॉल्व के अंदर बाद में डायनेमिक जूम से स्केल आउट किया है, अदरवाइज एक स्टिल फ्रेम है। अगर यहाँ पे आपको मैं दिखाऊं इसका ओरिजिनल शूट, ये देख रहे हैं ये 2, एक इधर फ्रंट शॉट और एक ये साइड शॉट, ये दोनों मैंने जूम्ड इन शूट कर लिए थे। और बाद में इधर से जो मेरा अनरियल में से एक शॉट निकाल के इस पर्टिकुलर कैमरा एंगल पे, एक इस तरह का कैमरा एंगल और एक फ्रंट कैमरा एंगल पे निकाल करके इन दोनों के साथ मैंने इसको यहाँ पर दाविंची रिजॉल्व के अंदर प्लेस कर दिया उन चीज़ों को, ठीक है। और ये थोड़ी सी रोटोस्कोपी करनी पड़ी, बेसिकली एक ही फ्रेम पे करना था तो थोड़ा बस मास्किंग करनी पड़ी, आप कह लीजिए, रोटोस्कोपी भी नहीं। और इजीली ये बाकी सारा तो मैंने लिपसिंग किया ही हुआ था उसके साथ में, जो स्टार्टिंग में आपको बताया मैंने मल्टी कैमरा एडिटिंग के साथ। और ये सिंपली एक फ़ोटो है पीछे, राइट। तो ताकि शॉट स्टिल ना लगे इसलिए मैंने डायनेमिक जूम इसमें डाला हुआ है, तो थोड़ा जूम आउट हो रहा है, कहीं पे थोड़ा जूम इन हो रहा है, तो ये इमेजेस ही हैं सारी आगे तक, राइट। इस तरीके से मेरे ये वाले शॉट्स निकले। तो आई थिंक हमने सारा कवर कर लिया है, ये भी हो गए, ये भी मैंने आपको बता ही दिया पूरा शॉट कैसे हुआ है। तो इस तरह से हमारी ये वीडियो कंप्लीट हुई है। होपफुली आपको कुछ इसमें सीखने को मिला होगा। बाकी ये जो यहाँ पर टूटती हैं डंडियाँ वगैरह, ये वही मैंने आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर 3D में एनिमेट किया था। और ये लास्ट शॉट के टाइम पे बाकी अब ये सारी लाइटिंग जो चेंज हुई है ये सब मैंने पोस्ट में किया है कलर ग्रेडिंग के थ्रू। तो कलर ग्रेडिंग से बहुत कुछ चेंज हुआ है। और ये क्लाइमैक्स में मैं उसी जगह पर उसको ले आया ताकि ये दिखाने के लिए कि कंप्लीट सर्कल है और घूम फिर के आप वहीं पर आ गए हैं। और पूरी टीम को मैं थैंक्स कहूँगा जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया और ये वीडियो बनाने में हेल्प की। अगर आप ये शॉट स्टार्टिंग का देखें तो यहाँ पर एक काफ़ी डायनेमिक नज़र आ रहा है कंपेयर टू दिस शॉट। अगर इधर आप देखेंगे तो ये शॉट काफ़ी डल नज़र आ रहा है, जो कलर्स हैं काफ़ी डल हैं। तो यहाँ से रेंडर आउट ऐसा किया था, बाद में मैंने उसको कलर ग्रेडिंग करके जो है इस तरह से उसके कलर जो है थोड़े हाईलाइट कर लिए थे। तो कलर ग्रेडिंग का आपने पूरा ट्यूटोरियल सीरीज़ मेरी है ही दाविंची रिजॉल्व की, उसके अंदर आपने जाके सीख सकते हैं। अगर आपने अभी तक देखी नहीं है तो डेफिनेटली देखिए, मैं यहाँ पर लिंक दे दूँगा। और बाकी भी जो इस वीडियो के अंदर पूरी वीडियो के अंदर जो भी इफेक्ट यूज़ हुए हैं, चाहे वो आफ्टर इफेक्ट्स के हों चाहे वो दाविंची रिजॉल्व के हों, जो बेसिकली वो बनाने का तरीके जो हैं, वो टूल्स जो आपने यूज़ करने हैं उन सब चीज़ों को करने के लिए, वो सारे टूल्स मैं अपने सारे ट्यूटोरियल सीरीज़ के अंदर समझा चुका हूँ। प्रीमियर प्रो की, आफ्टर इफेक्ट्स की और दाविंची रिजॉल्व की कंप्लीट ट्यूटोरियल सीरीज़ मेरी अवेलेबल है दृष्टिकोण प्रोडक्शंस के चैनल के ऊपर। तो वहाँ पर जा करके आप वो देख सकते हैं सारा कंटेंट। बाकी यहाँ पर भी मैंने इस चैनल के ऊपर स्टॉक फुटेज वगैरह फ्री दे रखी हैं। और इस चैनल के ऊपर मैं बहुत कंटेंट लेके आने वाला हूँ। इस तरह की चीज़ें, डिस्कशन वाली चीज़ें मैं अब इस चैनल के ऊपर लेके आया करूँगा। जो ट्यूटोरियल वाले पार्ट्स हैं, वो सॉफ्टवेयर सिखाने वाले, वो मैं दृष्टिकोण के चैनल पर करूँगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इन डेप्थ समझने के लिए कि काम एक्चुअली कैसे होता है, उस टाइप की चीज़ें मैं इस चैनल के ऊपर ज़्यादा लेकर के आने वाला हूँ। तो डू सब्सक्राइब हेयर, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। दृष्टिकोण प्रोडक्शन को भी अगर आपने नहीं किया हो तो उसे भी कीजिए। देव नेक्स्ट लेवल के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा कोई आपका क्वेश्चन अभी भी रहता हो इस वीडियो से रिलेटेड तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताएं, मैं डेफिनेटली उसका आंसर आपको करूँगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दृष्टिकोण के चैनल को भी आप सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ पे सारे ट्यूटोरियल वगैरह जो हैं वो भी आगे आते रहेंगे। तो डेफिनेटली स्टे कनेक्टेड। देव नेक्स्ट लेवल के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स यहाँ दिए हुए हैं, सब पर जाकर के लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दीजिए। और अगली वीडियो जब भी आएगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी ट्विटर के ऊपर। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राव की ओर से नमस्कार।